हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम इमन और आज हम शुरू करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्डर के बारे में। ये यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले मैं आपको एम्पायर, पावर और सॉवरेनिटी के बारे में समझा चुकी हूँ। ये लास्ट पार्ट होगा हमारा यूनिट नंबर 3 का। इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 खत्म हो जाएगा। आई होप आप सीरीज फॉलो कर रहे होंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर क्या होता है अकॉर्डिंग टू मिकाइल बार्नेट। मिकाइल बार्नेट इंटरनेशनल ऑर्डर को बताते हैं कि एक तरीके से समझिए आप, पूरा का पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। पूरा का पूरा वर्ल्ड है और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लॉस हैं, इंस्टीट्यूशंस है, रूल्स है। ये सब मिलकर जो है एक इंटरनेशनल ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या होता है? तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज आपस में जो है एग्रीमेंट बना के रखती है, बहुत सारे कंटेक्स में। चाहे वो सोशल कंटेक्स हो या चाहे मटेरियल कंटेक्स हो। मतलब आपस में, मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंटल इश्यूज में कुछ ऐसी कंट्रीज है जो स्पेसिफिकली, आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स है, जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड को ख़त्म करने के लिए साथ में मिलकर कंट्रीज साइन करती है प्रोजेक्ट। मटेरियल एस्पेक्ट मतलब डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत सारी कंट्री साथ में आती है। वर्ल्ड बैंक में, WTO में, ये सारी कंट्रीज जो है आपको साथ में देखने को मिलती है। तो जब साथ में मिलकर वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती है, आप उसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट कह सकते हैं। और दूसरी बात, इंटरनेशनल ऑर्डर डिफरेंट तरीके के जब कंट्रीज साथ में मिलकर लॉज, इंस्टीट्यूशंस, कन्वेंशंस और रूल्स बनाते हैं, तब हम उसे इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं। यहाँ तक क्या हो, आपको चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। और अकॉर्डिंग टू जॉर्ज लॉसन अगर हम समझें तो इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल ऑर्डर क्या होता है। तो बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्डर वो बताते हैं कि इस तरीके का ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज होता है, किसी भी चीज़ का एक्सचेंज हो सकता है। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सचेंज की बात नहीं हो रही है। तो एक्सचेंज होता है बिटवीन पॉलिटिकल यूनिट्स। अब देखिए, पॉलिटिकल यूनिट्स मतलब हर एक कंट्री, हर एक नेशन स्टेट अपने आप में एक पॉलिटिकल यूनिट है। तो उन सब कंट्रीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा उसे जॉर्ज लॉसन क्या बताते हैं? इंटरनेशनल ऑर्डर। और अकॉर्डिंग टू जॉर्ज मार्शाइमर, इंटरनेशनल ऑर्डर क्या होता है? उनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ऑर्डर एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई भी आ सकता है, नेशन स्टेट्स भी आ सकते हैं, नॉन नेशन स्टेट्स भी आ सकते हैं। तो बेसिकली जॉर्ज के अकॉर्डिंग जो है हम देखेंगे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का जो नेटवर्क है उसे हम इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं। और जॉन अकनबरी जो है वो क्या बताते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्डर क्या है? पॉलिटिकल ऑर्डर वो ये बताते हैं जहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ स्टेट्स है और डिफरेंट सेट ऑफ स्टेट्स के खुद के रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो जो है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल ऑर्डर है। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि जब हमने इंटरनेशनल ऑर्डर को समझ लिया, उसके बाद हमने ये भी समझा था कि रियलिस्ट का व्यू क्या है। हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिस्ट का क्या व्यू है ये भी समझा था। उसके बाद हमने लिबरलिज्म का भी व्यू समझा था। तो रियलिस्ट का जब हमने व्यू समझा था, तो वो बात करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्स की ज़रूरत है, कोर्जन की ज़रूरत है, बैलेंस ऑफ पावर की ज़रूरत है और हेजेमनी बनाने की ज़रूरत है। ये किसका पर्सपेक्टिव था? रियलिस्ट का पर्सपेक्टिव था। और ये जो आज के टाइम पे इंग्लिश स्कूल है, इंग्लिश स्कूल यानी कि हम बात कर रहे हैं जो हमारा यूएस डोमिनेटिंग है, उसके अंदर आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें हैं, कंपल्शन भी है, कंसेंट भी है, जिसको आप सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर का जो है कॉम्बिनेशन कह सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट एक तो सॉफ्ट पावर भी रख रही है और हार्ड पावर भी रख रही है। मतलब ये कि उन्होंने जो है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना के रखे हैं जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करके रख रहा है। और साथ साथ उनकी मिलिट्री भी इतनी फोर्सफुल है कि वो जो है कहीं ना कहीं रियलिस्ट और आइडलिस्ट दोनों के बीच के जो है, दोनों को चीज़ों को फॉलो करके दोनों का फायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, अगर इंडिया यूएन से बंधा हुआ है या इंडिया WTO से बंधा हुआ है, तो हम क्या देखते हैं कि जब हमने एक बार एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है, तो हम कहेंगे चलो हम जुड़ जा रहे हैं पीस एंड कॉपरेशन के लिए। लेकिन जब आपने एक बार एग्रीमेंट साइन कर लिया तो उसके बाद वो आपको जो कहेंगे आपको जो है उसको बात माननी पड़ेगी। आप नेशन स्टेट बन गए, अब नेशन स्टेट से आप बाहर नहीं निकल सकते। तो बेसिकली इसके बाद क्या होता है कि बहुत बार तो अक्सर ऐसी बातें की जाती है जो कॉपरेशन के लिए की जा रही है, लेकिन कभी कभी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ कोर्सिव मेजर्स भी यूज़ करती है या ऐसे भी मेजर्स यूज़ करती है जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। लेकिन हमें उसके बावजूद उसको मानना पड़ता है। हम निगोशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारे निगोशिएशन करने की जो मेजर रहेगा वो भी कितना रहेगा, जितनी हमारी पावर है।
हमें क्या देखने को मिलता है कि 1940s ऑनवर्ड्स क्या ऑर्गेनाइजेशंस निकल कर आने लग गए, जैसे कि आपको देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो निकल कर आने लग गई, ये बेसिकली क्यों आने लग गई? ये इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आने लग गई। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशंस का एम क्या था? ये ऑर्गेनाइजेशंस चाहती थी कि आपस में सिक्योरिटी बढ़ाए, कोऑपरेशन बढ़ाए, साथ साथ लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करे। यूनाइटेड नेशंस का काम होता है कि हर जगह जो है कंट्रीज के अंदर लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए, मॉनेटरी कोऑपरेशन हो आपस में, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस यही चाहती थी। और इसी में जो है यूनाइटेड स्टेट्स का जो है, यूनाइटेड स्टेट्स का भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है रहा है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस देख लीजिए, WTO देख लीजिए या IMF देख लीजिए, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड स्टेट्स जो है कहीं ना कहीं अपनी हेजेमनी जो है दिखाते रहता है। तो बेसिकली दूसरी बात यह है कि कुछ स्कॉलर्स जो है इससे डिसएग्री है। डिसएग्री है इसका मतलब ये है कि जो ये लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, इससे कुछ फ़ायदा हुआ है, बल्कि वो ये कहते हैं कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका जो है ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एक और पर्सपेक्टिव ये निकल कर आता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम ट्रेस करें, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार जब एंड हुआ था, तब लीग ऑफ नेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ था और वर्सले मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सले हुई थी। तो वहाँ पर से जो है उसकी शुरुआत हो सकती है कि वहाँ से भी आप इसको ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, कि वहाँ से जो है क्या कहते हैं, ये जो पूरी की पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत है वो वहाँ से हुई है। और वहाँ पर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन है 14 पॉइंट्स देते हैं, आपको पता है ये 14 पॉइंट्स आप पढ़ने वाले हो। तो 14 पॉइंट्स जो है वो देते हैं, जिससे वो बताते हैं कि उनको लगता है कि इस तरीके का वॉर फिर से ना हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। और साथ साथ वहाँ पर जो जीत जाते हैं स्टेट्स, वो लोग एक जो 5 ग्रेट पावर्स है वो लोग मिलकर काउंसिल बनाते हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जापान एंड US। और उसके अलावा 4 अदर कंट्रीज के जो है वो लोग क्या लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं। और बेसिकली ये एक तरीके का काउंसिल बनाते हैं और वहाँ पर जो है फिर वो लोग डिसीजंस लेते हैं। बट कुछ इश्यूज की वजह से क्या होता है कि US के जो सेनेट है वो मतलब अप्रूव नहीं करती कि US जो है ज्वाइन करे, और साथ साथ जो है लीग जो है ये नहीं परमिट करती कि जर्मनी और रशिया जो है ज्वाइन करे। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लीग बनती है वो उसमें 3 इंपॉर्टेंट ग्रेट पावर, उस टाइम पे 3 इंपॉर्टेंट ग्रेट पावर थी, ये तीनों ग्रेट पावर जो है नहीं आ पाती। तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार जब आपको हो जाता है तो आपको देखने को मिलता है कि फिर से UN का स्टैब्लिशमेंट होता है अक्टूबर 1945 में। और इसके बाद जो है फिर माना जाता है कि नहीं, अब हमें जो है पीस एंड कोऑपरेशन करना है। और जैसे लीग ऑफ नेशन का स्ट्रक्चर था, वैसे ही यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर भी बनाया जाता है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर 2 हाउसेस हैं, एक है जनरल असेंबली जिसके अंदर हर मेंबर कंट्री है और उसका एक वोट है, और सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंदर 6 मेंबर्स हैं, जो कि 5 जो है जनरल असेंबली द्वारा जो है इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली। और अभी जो है क्या कहते हैं, आपको पता है डिबेट चल रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स है उसको इम्प्रूव कर दिया जाए। इनिशियली जो मेंबर्स थे, आपको पता है जब UN स्टैब्लिश हुआ था तो 51 मेंबर्स के साथ स्टैब्लिश हुआ था ये। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2003 में आते आते 160 मेंबर्स हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना कि प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो बेसिकली अगर यूनाइटेड नेशन अपने आप को अभी, क्योंकि इतने सालों से चल रहा है और अपने आप को एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के रूप में जो है स्टैब्लिश कर पाया है, तो बेसिकली इस वजह से जो है आपको देखने को मिलता है कि अभी तक के जो कोई भी वॉर नहीं हुआ और सारे नेशन स्टेट अपनी कुछ पार्ट ऑफ सॉवरेनिटी जो है यूनाइटेड नेशंस को दे चुके हैं। फिर आपको पता है 1945 से लेकर 1990 के बीच में जो होता है उसे हम कोल्ड वार एरा कहते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है नाटो और वर्सो पैक्ट दोनों चीज़ें चलती है। मतलब जिस बीच में आपको देखने को मिलता है USSR और US के बीच में जो पंगा चलता है, ये चीज़ जो है ये ईयर्स के होते हैं। जब बर्लिन वॉल गिर जाती है और आपको पता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाता है, उस टाइम पे जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरुआत होती है 1990 ऑनवर्ड्स। और जब नया वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होती है तब आपको देखने को मिलता है कि यूनाइटेड नेशंस का रोल भी जो है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रांसिस फुकुयामा अपनी बुक में बताते हैं द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, कि अब जो है पूरा का पूरा जितना भी स्ट्रगल चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसका एंड हो चुका है और लिबरल डेमोक्रेसी सर्वाइव कर चुकी है और अब लिबरल डेमोक्रेसी को कोई चैलेंज नहीं करेगा, ऐसा उनका मानना था। ठीक है,
लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज मैंने आपको कहा ना कि नई नई थ्योरीज जो है हमेशा इमर्ज होकर आते रहती है। तो सेकेंडली ये बात हुई, आपको देखने को मिलता है कि जितनी भी कंट्रीज जो पहले सोशलिस्ट थी, कम्युनिस्ट थी, फासिस्ट थी, सारी कंट्रीज में लिबरल डेमोक्रेसी जो है एक्सेप्ट की जा रही है। तीन चीज़ें जो है, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, तीनों चीज़ें जो है अडॉप्ट की जा रही हैं और हर कंट्री में जो है आपको ये देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये तीनों आइडियोलॉजी जो है वर्ल्ड लेवल पे हेजेमनी के रूप में जो है एस्टैब्लिश हो गई है। सेकेंडली अगर हम समझे तो सैमुअल हंटिंगटन क्या बताते हैं। सैमुअल हंटिंगटन ये बताते हैं कि 21st सेंचुरी में जो लड़ाई होगी ना, वो नेशन स्टेट्स के बीच में नहीं होगी। पहले कैसे नेशन स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो रही थी, यूएसएसआर और यूएस के बीच में, अब वैसी लड़ाई नहीं होगी, अब कल्चरल लड़ाई होगी। मतलब स्ट्रगल जो रहेगा, एक कल्चर दूसरे कल्चर के अगेंस्ट करेगा, ऐसा उनका जो है प्रिडिक्शन था। अब हम बात करते हैं कि 1990s ऑनवर्ड्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारा जो है वर्ल्ड ऑर्डर जो है शेप हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका ने जो है इराक के अंदर जो है कहीं ना कहीं अटैक किया, उस तरीके से अपनी हेजेमनी बनाने की उसने कोशिश की 2003 में, और प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। तो बेसिकली उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि हमें जो है वर्ल्ड को टेररिज्म से फ्री बनाना है और हम कुछ भी करेंगे, उसके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है हम वो चीज़ करेंगे। तो बेसिकली इसलिए इसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं यूएस जो है अपनी हेजेमनी को स्टैब्लिश करना चाहता है वर्ल्ड लेवल पे और अपने आप को एम्पायर बनाना चाहता है। क्योंकि देखा जाए तो यूएस जो है अपने आप में है छोटी सी कंट्री, लेकिन वो छोटी सी कंट्री पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है, इसलिए उसको जो है उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है कि अमेरिकन हेजेमनी के कारण पूरा वर्ल्ड जो है उसकी हेजेमनी के अंदर आ चुका है, बोथ इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर एज वेल एज इन हार्ड पावर। दूसरी चीज ये है, अगर हम प्रोज भी देखते जाते हैं कॉन्स भी देखते जाते हैं, हमें प्रोज भी देखना है और कॉन्स भी देखना है। तो अगर हम देखें तो यूएस अपने जो सॉफ्ट पावर का थोड़ा सा पॉजिटिव यूज कर रहा है, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1998 में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि जो अगर नेशनल लेवल पे आपके साथ कुछ इनजस्टिस होता है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे उसको क्लेम कर सकते हो। ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट स्टेप रहा है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर डेमोक्रेटाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पर्टिकुलरली एक बहुत अच्छा पॉइंट है। बट इसके बावजूद कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जिसको हम जो है डिक्लाइन नहीं कर सकते। ये नेगेटिवली भी जो है अपनी पावर को वो यूज कर रहा है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि आज के टाइम पे जिस तरीके का लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बन गया है वो इस तरीके का बन गया है कि सारी कंट्रीज को जो है कुछ चीज़ें माननी ही पड़ेगी, ठीक है, और कुछ चीज़ें बिना माने जो है ये सिस्टम नहीं चलेगा। क्योंकि अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर मेजॉरिटी कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन चुकी है। और अब जो है यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बनने के बाद अब ज़रूरत है कि अब जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे पीस को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की बात मानी जाए। और इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस के जो है अब एरिया बढ़ते जा रहा है, मतलब यूनाइटेड नेशंस पहले बहुत लिमिटेड एरिया में थी, बट अब ह्यूमन राइट्स के एरिया में आ रही है। अब धीरे धीरे जो है इंटरनेशनल लॉ के एरिया में भी जो है यूनाइटेड नेशंस के जो है कदम बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस अपना एरिया जो है एक्सपांड कर रही है। कभी कभी जो यूनाइटेड नेशंस है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो है इंटरवीन भी कर सकती है गवर्नमेंट के अंदर, और जो है उनके सिटीजन्स को बचा भी सकती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और हमने ये पूरा चैप्टर जो यूनिट नंबर 3 था उसमें हमने एम्पायर्स के बारे में समझा, सॉवरेनिटी के बारे में समझा, उसके बाद हमने सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था पावर समझा, और उसके बाद हमने लास्ट में हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल ऑर्डर उसके बारे में समझा। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं हमारे कंक्लूजन के ऊपर, और आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशंस की पार्ट है, इसलिए हमें जो है ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सेकेंडली हम कंक्लूड इस चीज़ पे करेंगे कि भले ही 1990 ऑनवर्ड्स जो है हमें देखने को मिलता है कि यूएसए से एक यूनिपोलर वर्ल्ड का स्टैब्लिशमेंट हो चुका था, बट रिसेंटली क्योंकि चाइना अपने आप में एक इकोनॉमिक पावर के रूप में जो है बढ़ते जा रहा है, अब हमें देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर बनेगा। मल्टीपोलर कैसे बनेगा? बिकॉज दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, आशियान, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है कहीं ना कहीं पावरफुल होते जा रही है। तो यूएस को जो है यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करके एक मल्टीपोलर ऑर्डर बनाने में ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है हेल्प करेगी। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। मैंने डिफरेंट वीडियोस में जो समझाया है उसी से आपको इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे। आई होप आपने वो सारे वीडियोस देखे हैं इस वीडियो को देखने से पहले। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, यूनिट नंबर 4 की हम शुरुआत करेंगे। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।